हेलो एवरीवन, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम आवेशों के संतुलन को समझेंगे, जिसे आप साम्यावस्था के नाम से जानते हो। आखिर साम्यावस्था होता क्या है भाई? साम्यावस्था का मतलब है अगर अपने पास आवेशों का कोई निकाय दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि ये संतुलन में है या कहा जाए कि ये साम्यावस्था में है, तो साम्यावस्था में होने का अर्थ ये है कि जो आवेश है, प्रत्येक आवेश पर जो बल है वो शून्य है, जीरो है। अगर आवेशों के निकाय में प्रत्येक आवेश पर बल शून्य होता है तो वो कैसा होता है? और वो जो निकाय होगा वो संतुलन में होगा। ठीक है। किसी एक आवेश के साम्यावस्था में होने की बात की जाए अगर, तो कोई एक आवेश साम्यावस्था में, इसका मतलब होता है कि उस पर नेट फोर्स क्या है? जीरो। ठीक है। याद रखना कि कोई सिस्टम है उस पर अगर आप किसी आवेश के साम्यावस्था की बात करेंगे तो उस पर हम क्या निकालेंगे? जो नेट बल होगा उसको हम क्या ले लेंगे? जीरो। बल के मतलब हम यहाँ कूलाम बल की बात कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे तो हम कूलाम बल लेंगे। और भी फोर्स हो सकते हैं आसपास, लेकिन उसका संतुलन अगर हमें देखना है, यानी वो साम्यावस्था में, तो हम सिंपल सा चेक करते हैं कि उस पर नेट फोर्स क्या है? जीरो। एग्जाम्पल के तौर पर अपने पास यहाँ पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। यहाँ पर एक आवेश Q1 और इस पर एक दूसरा आवेश Q2 ले लिया जाए, और इसके बीच में मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहाँ पर है C। यहाँ पर कैपिटल Q आवेश रखा गया है। अब आपसे कहा जाए कि ये जो Q आवेश है ये अगर संतुलन में है, यानी कि साम्यावस्था में है, तो इसके लिए क्या होगा? तो Q पर जो Q1 और Q2 के कारण जो फोर्स बनेगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि F1 और F2, अगर Q1 के कारण इस पर फोर्स लग रहा है F1 और Q2 के कारण इस पर फोर्स लग रहा है F2, तो इनका सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। कहां पर? इस Q पर। ठीक है। सम जीरो होने का सिंपल सा मतलब है कि F1 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F2 होना चाहिए। अगर F1 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F2 बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बल लग रहा है आवेश Q पर, F1 और F2, उनके डायरेक्शन अपोजिट हैं और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड इक्वल है तो हो सकता है कि ये इधर बन जाए F1 और F2 इधर हो जाए, ये हो सकता है। Q1 के कारण फोर्स F1 इस डायरेक्शन में और Q2 के कारण फोर्स F2 Q1 की डायरेक्शन में हो जाए। एक और कंडीशन भी हो सकता है कि ये जो आवेश Q है इस पर जो फोर्स लगे, एक फोर्स इधर से लग रहा हो, एक फोर्स इधर से लग रहा हो। ठीक है। तो ये फोर्स, तो यही चीज मैंने यहां पर दिखाया। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि ये जो Q है इस पर जो फोर्स लग रहा हो ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, इस तरह से। ध्यान रखना ये आपका F1 था और ये क्या है? F2। ऐसा केस जब मैंने किया तो यहाँ पर अगेन ये आपका F1 है और ये आपका F2। तो अपने पास दो कंडीशन दिखाई पड़ रहे हैं कि फोर्स F1 और F2 के डायरेक्शन कैसे लिए जा सकते हैं। तो इसके अनुसार यहाँ पर ये भी कंफर्म होता है कि जो साम्यावस्था होगा, इक्विलिब्रियम जिसे कहते हो, वो भी दो प्रकार का होगा। एक को कहते हैं अस्थायी साम्यावस्था, एक हो जाएगा स्थायी साम्यावस्था, और एक हो जाएगा अस्थायी साम्यावस्था। अस्थायी और अस्थायी साम्यावस्था का मतलब क्या होता है? स्थायी साम्यावस्था का मतलब है कि अगर Q को हम उसके पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करें और डिस्प्लेस करके छोड़ दे, वो फिर से अपने स्थान पे वापस आ जाए, तो कहेंगे कि जो Q होगा वो कैसा होगा? अस्थायी साम्यावस्था में, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर Q को थोड़ा सा डिस्प्लेस करे और अपने स्थान पे वापस ना आए, तो उस केस में कहेंगे वो कैसा हो जाएगा? अस्थायी साम्यावस्था में। ठीक है। अब अपने पास इस फोर्स के अकॉर्डिंग हमको डिसाइड करना कि साम्यावस्था कैसा, अस्थायी या अस्थायी। तो देखते हैं। यहाँ पर देखिए फोर्स, यहाँ पर चार्ज था Q1 और दूसरे साइड चार्ज था Q2। अगर मैं ये पहले केस का डिस्कशन करूं, ये वाला, तो इसमें साम्यावस्था अस्थायी या अस्थायी, इसको चेक करते हैं। तो क्या करें? Q को Q1 की तरफ थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करेंगे, तो Q1 की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो Q1 क्या कर रहा है? इसको तो धकेल रहा है ना। तो धकेल रहा तो ये जाने नहीं देगा। समझ में आ रहा? ऐसे हम Q को F2 की तरफ थोड़ा सा अगर ढकेलें, इसके सॉरी Q2 की तरफ, तो भी ये क्या कर रहा है? Q2 इसको धक्का दे रहा है। इसके कारण Q को फिर से अपनी जगह आना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो साम्यावस्था, ये फर्स्ट पार्ट
ये वाला आपका अस्थाई साम्यावस्था यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब इस केस की बात करें, यहां पर आपका Q1 है और यहां पर इधर आपका क्या है Q2। यहां क्या दिख रहा है कि जो Q1 है वो इस Q को अपनी ओर खींच रहा है, किस फोर्स से? F1 फोर्स से। और ये जो Q2 है ये भी क्या कर रहा है, इस Q को अपनी ओर खींच रहा है F2 फोर्स से। अब अगर मैं इस Q को, कैपिटल Q को थोड़ा सा Q1 की तरफ अगर मैं डिस्प्लेस करूंगा, तो जैसे ही डिस्प्लेस करूंगा ये तो इसको खींचना ही चाहता अपनी ओर, और जैसे इसकी तरफ थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसको तेजी से खींचेगा, क्योंकि फोर्स बढ़ जाएगा डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। इसके कारण क्या होगा, ये अपनी जगह पर वापस Q नहीं आ पाएगा। इसी प्रकार अगर मैं Q को इस Q2 की तरफ डिस्प्लेस करूंगा तो Q2 भी तो इसको F2 फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो Q है ये Q2 की तरफ भाग जाएगा, वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आएगा। तो ये वाला केस जो है वो अस्थायी साम्यावस्था यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो उम्मीद है समझ गए होंगे अस्थायी साम्यावस्था और अस्थायी साम्यावस्था में क्या फर्क होता है। ठीक है, एक प्रकार की और साम्यावस्था होती है, साम्यावस्था जिसे नल स्टेबिलिटी आप कह सकते हो। उसमें होता क्या है कि Q को अपनी पोजीशन से हटाओ तो जहां से हटाओगे उसी जगह पर रुक जाएगा, जिसे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, Q को हटा के जिस जगह रखोगे वही जगह रह जाएगा, ना आगे हटेगा ना पीछे हटेगा। उस प्रकार की साम्यावस्था क्या होती है, वो होती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा? ठीक है, तो आज हम इस पर फिर क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। भुजा ए वाले वर्ग ABCD के चारों कोनों पर आवेश स्मॉल q रखे हैं। डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो पहला केस ये है कि देखो ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा है A और इसके प्रत्येक कोने पर आवेश स्मॉल q रखा है। डी पर रखे आवेश पर आपको नेट फोर्स निकालना है, यानी कि कितना बल लगेगा वो निकालना है। पहला केस हुआ। दूसरा केस कह रहा निकाय को संतुलन में लाने के लिए अगर इसके केंद्र पर, ये मान लीजिए ये केंद्र है इसका O, इस पर अगर आप कैपिटल Q आवेश रख दो तो उस केस में कैपिटल Q का मान Q के पदों में ज्ञात करिए। ठीक है, तो पहला काम हम क्या करते हैं, पहले पार्ट को हम हल करते हैं। ठीक है, पहले पार्ट में अभी हम कैपिटल Q नहीं रख रहे हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहला काम, ये जो स्क्वायर है इस पर लगने वाले फोर्स के बारे में जानते हैं। देखो A पर रखा आवेश Q है, इस पर भी रखा आवेश Q है, तो इनके बीच क्या लगने वाला, रिपल्सन। मतलब ये वाला जो A पर रखा Q है इस D पर रखे Q को धक्का देगा। मान लेते हैं ये जो फोर्स लग रहा है ये है F1। ओके, ये जो फोर्स है इसको हम F1 लिखते हैं। दिस फोर्स इज F1। फिर B पर जो चार्ज रखा है वो भी Q है, तो ये भी इसको धक्का ही देने वाला, तो इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में बन जाएगा। इसको नाम दे देता हूं F2। और C पर जो आवेश रखा है इसके कारण भी इसको धक्का इधर ही लगेगा, ये F3। तो हमने डायरेक्शंस बना लिए F1, F2 और F3 की। अब हमें इस पर नेट फोर्स निकालना है कि कितना होगा। तो अपने पास क्या तरीका है नेट फोर्स निकालने का कि F1 और F3 तो XY डायरेक्शन में है, ये जो F2 है इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया जाए। चलिए इधर करते हैं। ये पॉइंट है मान लीजिए D और इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है, दिस इज F1। दूसरा फोर्स ये लग रहा था, दिस इज F2। एंड तीसरा जो फोर्स है ये है F3। ओके, चलो देखते हैं। इधर ध्यान रखना ये क्या था, एक स्क्वायर था, एक स्क्वायर, ये इस तरह से एक स्क्वायर था ABCD जिसकी साइड थी A। तो F1 और F3 को रिजॉल्व नहीं करना, सिर्फ F2 को रिजॉल्व करना कंपोनेंट में। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45, क्योंकि ओवरऑल 90 होता, ये स्क्वायर है ना, तो ये कितना होता 90। तो हाफ इसका कितना हो जाएगा 45। तो F2 को हम क्या करते हैं, दो घटकों में वियोजित करते हैं और इसके बाद हम इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट Fx निकालते हैं।
हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एफ एक्स, तो एक्स के डायरेक्शन में, यानी कि एक तो आपका ये F3 है और F2 का एक घटक इधर जाएगा। कौन सा घटक होगा ये? इधर हो जाएगा आपके पास F2 sin 45, ठीक है, प्लस का हो गया यहां पर F2 sin 45 डिग्री। फिर निकाले वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको मैं Fy से लिख लूं। Fy आपके पास एक तो है F1, देख सकते हो नीचे की तरफ है, और दूसरा जो बनेगा इस F2 का एक घटक इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? F2 cos 45, F2 cos 45 हो गया। ओके, नाउ F1, F2 और F3 इन सब की वैल्यूज क्या होंगी भाई? देखो ध्यान से, अगर आप F1 निकालते हो, F1 A पर रखे आवेश और D पर रखे आवेश के बीच का बल है, तो क्या हो जाएगा? K एक कांस्टेंट होता है, Q1 Q2 यानी Q इंटू Q, Q स्क्वायर, डिस्टेंस A है, ये हो जाएगा A स्क्वायर। अगर आप F2 निकालते हो तो F2 आपका ये B पर रखे आवेश के कारण फोर्स होगा, ये हो जाएगा K, Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस इनके बीच का कितना होगा? √2A, और स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 2A स्क्वायर। फिर आप F3 निकाल लो, F3 जो होगा ये C पर रखे आवेश के कारण फोर्स है, तो ये बन जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन दूरी ये होती है A है, तो ये A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, F1, F2 और F3 के वैल्यूज भी हमें पता चल गए। इन वैल्यूज को रख लेते हैं यहाँ पर, तो आपके पास Fx कितना आ जाएगा? जो Fx आ जाएगा, F3 की वैल्यू है K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, F2 की वैल्यू है K Q स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, इसमें से जो कॉमन हो कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन हो जाएगा K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, बचेगा क्या? यहां पर बचेगा 1 और इधर आएगा 1/2√2। ठीक, Fy की वैल्यू अगर निकालेंगे तो F1 है, F1 की भी वैल्यू यही आएगी K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और F2 की वैल्यू है K Q स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर 1/√2। इसमें भी कॉमन करके जब लिखोगे तो सेम चीज आएगी, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर 1 प्लस 1/2√2। ये Fx और Fy की वैल्यूज आ गई अपने पास। हमें क्या करना है? नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स F क्या हो जाएगा भाई? फोर्स एट D, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? √Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। तो दोनों तो सेम है, तो दोनों बाहर हो जाएंगे, K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और यहां पर 1 प्लस 1/2√2, ये तो बाहर हो गया। रूट के अंदर बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो 1 प्लस 1 क्या होता है? 2। ओके, नाउ अपने पास जो नेट फोर्स D पर आया, K की वैल्यू 1/4πε0, यहां पर क्या है? Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और इधर देखते हैं क्या है भाई? देखो ये 2√2 प्लस 1 चाहो लिख लो ऊपर, बाई 2√2 प्लस 1, नीचे हो जाएगा 2√2, और इधर है आपके पास कितना है? √2। √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये नेट फोर्स आ गया एट D, कितना? Q स्क्वायर अपॉन 4πε0 A स्क्वायर 2√2 प्लस 1, और नीचे 2 आएगा तो 4 2 जा 8 कर देता हूं इसको मैं। ठीक है, नीचे जो 2 बचेगा उसको मैं यही लिख देता हूं, 8πε0 A स्क्वायर।
ये आ गया नेट फोर्स, यानी ये आपका पहला पार्ट पूरा हुआ। सेकंड पार्ट कह रहा है कि अगर इस सेंटर ओ पर अगर आप आवेश कैपिटल क्यू रख देते हैं जिससे कि ये निकाय संतुलन में आ जाए, तो उस केस में क्यू का मान स्मॉल क्यू के पदों में क्या होगा। अच्छा भाई, चलो ये है आपका स्क्वायर, और यहां डी पर जो फोर्स आया, ये देखो एक इधर था एक इधर था, कंपोनेंट के डायरेक्शन में, यानी ये डायरेक्शन हो जाएगा नेट फोर्स एट डी का। और इसके सेंटर ओ पर आपने आवेश रख दिया क्यू, सेंटर ओ पर आवेश क्या रख दिया, क्यू। इनके बीच का गैप कितना होगा भाई, टोटल था √2a, तो ये कितना हो जाएगा √2a/2, यानी a/√2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, अब देखो संतुलन में कब आएगा, जब एफ डी के अपोजिट इस पर फोर्स लग जाए, उतना ही इक्वल और अपोजिट एफ डी के। तो इक्वल और अपोजिट फोर्स आपको लगाना है, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में हमको चाहिए, इस डायरेक्शन में फोर्स लाना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहां पर चार्ज ये क्यू था, तो जायज सी बात है इसको इसकी तरफ अट्रैक्ट करना, तो क्यू का जो सिंबल साइन होना चाहिए वो माइनस में होना चाहिए, साइन भी यहां से हमने कंफर्म कर लिया। और नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स निकाल लेते हैं भाई। देखो संतुलन के लिए जो ये क्यू पर फोर्स ये एफ डी लग रहा है, इसके इक्वल और अपोजिट फोर्स जब लगेगा तभी तो ये संतुलन में आएगा। इस फोर्स को मैं एफ डैश मान लूं, इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि संतुलन के लिए जरूरी है कि ये जो एफ डी हो और ये जो एफ डैश हो, एफ डैश जो किसके कारण फोर्स लग रहा है, यहाँ पर जो आपने ओ पर कैपिटल क्यू रखा है इसके कारण, ये क्या होना चाहिए, 0। ये तो हमने पढ़ा संतुलन के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये एफ डैश होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ एफ डी के होना चाहिए। एफ डैश की वैल्यू रख लो भाई, क्या हो जाएगा, वैल्यू तो पता है ना फॉर्मूला, 1/4πε0। यहाँ पर चार्ज कैपिटल क्यू, यहाँ पर डी पर कितना चार्ज है, स्मॉल क्यू, यानी स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय दूरी कितना है इनके बीच का, a/√2। स्क्वायर करोगे a²/2, 2 ऊपर लिख देता हूँ, माइनस देखो एफ डी की वैल्यू कितना है, ये है आपके पास q²/8πε0a², और इधर है 2√2 + 1, जो कैंसिल होता है दोनों साइड कैंसिल कर दिया जाए। तो कैंसिल करने के बाद आपके पास बचेगा क्यू, देखो a² से a² कैंसिल हो जाएगा, 4πε0 से ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, और यहाँ से स्मॉल क्यू से इसका स्क्वायर भी हट जाएगा, तो कैपिटल की इधर 2 बचेगा, 2 नीचे आ जाएगा, यानी -q/2, 2 जब 4 हो जाएगा, 2√2 + 1, ये आ जाएगा कैपिटल क्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू। उम्मीद है समझ गए होंगे, बढ़िया क्वेश्चन था। ओके, आगे देखते हैं। देखो कह रहा है कि दो बिंदु आवेश कैपिटल क्यू और कैपिटल 4Q परस्पर यल दूरी पर स्थित है, इनके बीच तीसरा बिंदु आवेश Q इस प्रकार रखा गया कि निकाय संतुलन में है। Q की स्थिति, मान तथा चिन्ह ज्ञात कीजिए। ये भी संतुलन का बढ़िया सा क्वेश्चन है। स्मॉल q का संतुलन, देखो ये स्मॉल q आपका ये है, इस पर फोर्स लगेगा, ये तो प्लस q है, इसके कारण तो इधर फोर्स लगने ही वाला है, ठीक है। ये रिपल्सन का फोर्स F1 हो गया। फिर F1 के अपोजिट डायरेक्शन में इस प्लस q पर फोर्स लगेगा, किसके कारण, ये जो बीच में रखा है कैपिटल Q, तभी तो ये संतुलन में आएगा। अगर सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो कभी नेट फोर्स 0 हो ही नहीं सकता ना स्मॉल q पर, यानी कि इसके कारण जो फोर्स लगेगा इस कैपिटल Q के कारण स्मॉल q पर, वो इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। ओके,
तभी ये संतुलन में, ये जो कैपिटल क्यू सॉरी स्मॉल क्यू है, ये तभी संतुलन में आ सकता है। तो देखो ये कैपिटल क्यू क्या कर रहा है, इस स्मॉल क्यू को अपनी ओर खींच रहा है। क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। खींच कब सकता है, जब इस प्लस क्यू इधर है तो इधर इसका सिंबल साइन इसका कैसा हो, अपोजिट। समझ में आ रहा है, इसका साइन कैसा हो, अपोजिट हो। चलो समझ लेते हैं कैसे भाई। यहां पर देखो संतुलन के लिए F1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस का F2, क्योंकि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो F1 की वैल्यू यानी इस प्लस 4Q के कारण जो फोर्स लग रहा है क्या हो जाएगा, K 4Q, और इधर है स्मॉल क्यू यानी क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है L स्क्वायर। इधर हो जाएगा F2, तो ये डिस्टेंस है सिर्फ L माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस है L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, साइन पता चल चुका, ध्यान रखना है। Q का जो साइन है कैसा है, जो Q होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कैसे पता चला, हमको डायरेक्शन जब डिसाइड करना पड़ा संतुलन के लिए तो फिर हमें उससे पता चला। यहां से जो कैंसिल होता हो कैंसिल कर दिया जाए, के क्यू हटा दीजिए इधर, के और इधर स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा भाई, यहाँ पर बचेगा 4Q बाई एल स्क्वायर, और इधर क्या बचने वाला है, इधर बचेगा माइनस का Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चिन्ह जब डिसाइड हो गया है तो आप फोर्स का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। ये Q कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया तो प्लस Q, इसके बीच अट्रैक्शन का फोर्स लगने वाला है, तो ये जो स्मॉल Q ये इधर आएगा, दिस इज F'1 मान लेते हैं, और इधर भी अट्रैक्शन ही लगेगा इस तरह से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F'2 मान लेते हैं फोर्स। ओके, अच्छा नाउ अब यहाँ पर एक चीज और देखा जाए, संतुलन अस्थाई है या अस्थाई है, अगर ये पूछ लेता तो क्या करते, तो जब अट्रैक्शन लगने लगता है ना तो उस केस में समझ जाओ कि संतुलन कैसा है, अस्थाई है। तो ये अस्थाई संतुलन का केस है। चलिए अब इस पर देखिए, इस Q का संतुलन अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q के संतुलन के लिए जरूरी है कि ये जो आपके पास F1 डैश है वो किसके इक्वल होना चाहिए, F2 डैश के, तभी काम हो सकता है। तो वैल्यू रख लेते हैं भाई, K 4Q कैपिटल Q बाय दूरी है कितना, एक्स स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा, K स्मॉल Q कैपिटल Q, इधर है L माइनस एक्स स्क्वायर, L माइनस एक्स का होल, ये बन जाएगा। अच्छा कैलकुलेशन कर लिया जाए भाई, यहां से जो कैंसिल हो दोनों तरफ कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद इधर बचेगा 4 ऊपर, नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा भाई, 1 बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अभी हमें सॉल्व करना होगा। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अपने पास आया है, कितना आया भाई, 4 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान L माइनस एक्स स्क्वायर, 4 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लो, 4 L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सबको इधर ले आते हैं, 4 L माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ इसको चाहो अगर आप तो 2L माइनस एक्स लिख करके इसका होल स्क्वायर बना लो, माइनस इधर एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, तो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ L माइनस एक्स प्लस एक्स, और दूसरा बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L माइनस एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक्सपेंड करेंगे क्या हो जाएगा भाई, 2L माइनस 2x प्लस एक्स, और इधर हो जाएगा 2L माइनस 2x माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो 2L
माइनस एक्स बनेगा एक, और एक बनेगा आपके पास 2l माइनस 3x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बन जाएगा 2l और एक बन जाएगा x इक्वल टू 2l/3। अब देखो 2l तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर 2l होगा तो उस केस में ये जो पॉइंट Q है ये बीच में रह ही नहीं सकता, क्योंकि टोटल डिस्टेंस इनके बीच का कितना है, l है। इसका मतलब आपके पास ये वाली वैल्यू नॉट पॉसिबल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2l/3। समझ में आया? तो इस प्रकार हमें क्या पता चला, पोजीशन पता चल गया, 2l/3 डिस्टेंस पर है किससे, 4q से। और एक चीज और पता चल गया, q का साइन। अब जरूरी है कि q की वैल्यू क्या होगी भाई, तो q की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास ये जो समीकरण 1 बना है इससे हम काम कर लेते हैं। समीकरण 1 में आपके पास यहाँ से अगर q निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, अगर निकालोगे तो उस केस में बन जाएगा 4q बाई एल स्क्वायर, 1 मिनट, फोर क्यू बाई एल स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर हो जाएगा एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बनेगा। अच्छा, साइन के साथ अगर रखना चाहोगे तो क्यू का साइन पहले नेगेटिव बता दिया है, यानी जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चाहो अगर मॉड मैंने पहले लगा लिया था, मॉड ना लगाते तो माइनस ही आता। खैर चलिए, तो यहाँ से q इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, इधर आया था आपके पास 4ql माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, 4ql माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। वैल्यू रख लो, अगर साइन के साथ रखोगे तो माइनस लिख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 4q एल माइनस एक्स, यानी एल माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई है 2l/3 का होल स्क्वायर, और नीचे है एल स्क्वायर माइनस 4q 3l, इधर 3l माइनस 2l यानी एल स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर 9, और नीचे एल स्क्वायर से एल स्क्वायर हटा दीजिए, और इस q की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4/9 q, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी -4/9 q। ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ? उम्मीद है संतुलन वाले सवाल अब आप कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी है, ट्राई कर लीजिएगा, सेम टाइप का है। यहाँ पर q को कहाँ रखना है, यानी सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकाली, यानी कि आपको सिर्फ एक ही संतुलन देखना पड़ेगा। संतुलन वैसे हो सकता है दोनों देखना पड़ सकता है आपको। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर बताना क्या है, इसकी स्थिति क्या होगी इसकी, तो ये डिस्टेंस मान लीजिएगा x, तो इधर कितना हो जाएगा a माइनस एक्स। फिर इसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके x की वैल्यू जरूर निकालिएगा, और संतुलन अस्थायी होगा अस्थायी। यहाँ पर ध्यान देना है कि चार्जेस के जो सिंबल है यानी साइन है वो सेम है, तो उसको निकालने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात होगी, प्लस q के कारण इधर डायरेक्शन, और ये भी है तो ये इधर हो जाएगा, रिपल्सन लगेगा F1 और F2। फिर क्या करेंगे, संतुलन के लिए यहाँ पर सिंपल सी बात होगी, F1 इक्वल टू F2। ठीक है, वैल्यू रख लीजिएगा, क्या हो जाएगा q स्क्वायर, सॉरी q स्क्वायर नहीं होगा, स्मॉल q कैपिटल Q, और डिस्टेंस इनके बीच का x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर F2 अगर निकालोगे तो F2 हो जाएगा k स्मॉल q कैपिटल Q, और डिस्टेंस हो जाएगा इधर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ऊपर तो सब कट गए, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसी को हल कर लीजिएगा। एक बनेगा a माइनस एक्स प्लस एक्स, एक बनेगा a माइनस एक्स। तो यहाँ तो x कैंसिल हो गया, तो इससे तो कुछ मिलेगा नहीं, केवल इसी से मिलने वाला है a माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा a/2 मतलब क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। ठीक है, यानी a और b के बीच मध्य बिंदु पर q पे पोजीशन हो जाएगा। संतुलन अस्थायी है या अस्थायी है ये बताना है। तो F1 और F2 यहाँ पर देखिए जो फोर्सेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिपल्सन है,
इस वजह से ये कैसा संतुलन होगा, ये जो संतुलन होगा वो अस्थायी होगा। ठीक है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है, अगर आकर्षण का बल होता तो उस केस में संतुलन जो होता है अस्थायी होता है, और अगर रिपल्शन है तो उस केस में संतुलन अस्थायी होता है। समझ में आया? तो ये था आपका इक्विलिब्रियम से संबंधित यानी संतुलन के संबंधित प्रश्न थे, और उम्मीद है आपको ये समझ में आया हो।